मेरा नाम अवनी है। मेरी शादी हमारे ही गांव के एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां के लोग बहुत संस्कारी और पढ़े लिखे थे। सुना था कि मेरे ससुराल वालों की गांव में बहुत इज्जत है, क्योंकि मेरे ससुर ने अपने दोनों बेटों की शहर से पढ़ाई पूरी करवाई थी और हमारे गांव में शहर जाकर पढ़ाई पूरी करने वाले लोगों को बहुत इज्जत दी जाती थी, क्योंकि हमारे गांव के ज़्यादातर गरीब लोग ही रहा करते थे, जो गांव के ही सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते थे। जब मेरा यह रिश्ता आया था तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी के भाग जाए गए हैं। मैं अपने माता पिता की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी और बेहद खूबसूरत थी। लोग कहते थे कि तुम्हारी खूबसूरती की वजह से ही तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता आया है, मगर मैं नहीं जानती थी कि आने वाले समय में मेरी खूबसूरती ही मेरी जान की दुश्मन बनने वाली है। जिस खूबसूरती पर मैं घमंड किया करती थी, वह खूबसूरती मेरी ज़िंदगी में इतना बुरा समय लाने वाली है कि मैं अपने समय को रोऊंगी, करने की प्रार्थना करूंगी, जीने की इच्छा मेरे दिल से ख़त्म हो जाएगी। हर लड़की को लगता था कि उसे खूबसूरत होना चाहिए, मगर मेरा मानना है कि लड़कियों की शक्ल अच्छी हो या ना हो, मगर भाग्य अच्छा होना चाहिए। भाग्य का अच्छा होना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि शक्ल तो वक्त के साथ साथ खराब हो जाता है, मगर भाग्य अगर अच्छा हो तो सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है। मगर जितनी अच्छी मेरी शक्ल थी उतनी ही बुरा मेरा भाग्य था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी खूबसूरती मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मेरे माता पिता ने खुशी खुशी मेरी शादी कर दी थी। आखिरकार वो अपने सारे बच्चों की शादी करने के बाद फ्री हो गए थे और बेफिक्र हो गए थे कि उन्होंने अपने जीते जी अपने सारे बच्चों की शादी कर दी है। हम 3 बहनें और 3 भाई थे। घर में सबसे छोटा होने की वजह से मैं इतनी लाडली थी कि मेरी हर बात को अहमियत दी जाती थी, और जब ससुराल गई तो ससुराल की सबसे बड़ी बहू बनी। ससुराल की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। अपने घर में तो नहीं कभी एक बर्तन भी इधर से उधर उठाकर रखा था, मगर ससुराल में मुझे हमेशा बड़े का रुतबा दिया जाता था। इसलिए सब लोगों की खुशी का ख्याल रखना, सब लोगों का काम काज टाइम पर कराना, सब लोगों की सेहत का ध्यान रखना, घर के काम काज करना, सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर था। जब मैं शादी के बाद विदा होकर अपनी ससुराल गई थी तो सारे ही घर वाले बहुत खुश थे कि मैं उनके बेटे को इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। उनके सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले इस बात की तारीफ कर रहे थे कि बहुत सच में बहुत खूबसूरत में है। मेरा पति भी देखने में कोई काम का हस्बैंड नहीं था, मगर लोगों का यही कहना था कि बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। मेरी सास का शुरू से ही यही मकसद रहा था कि वह अपने बेटे के लिए खूबसूरत बहू ढूंढ कर लेंगे, और उनका मकसद पूरा हो चुका था। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा सास ससुर, एक जवान ननद और एक जवान देवर भी मौजूद था। देवर और ननद दोनों पढ़ाई कर रहे थे। मेरी सास ननद के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर रही थी। मेरी ननद उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वह चाहती थी कि जिस तरह वह लाखों में एक अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ लाई है, इसी तरह वह अपनी बेटी के लिए लाखों में एक दामाद भी ढूंढ कर लाना चाहती थी, जिसने उनकी बेटी की शादी हो सके और लोग जिस तरह बहू की तारीफ कर रहे हैं उस तरह दामाद की भी तारीफ करे। अभी तक मेरी सास को ऐसा रिश्ता अपनी बेटी के लिए नहीं मिला था। मेरी ननद भी देखने में अच्छी थी और इस घर में आ जाने पर सब लोग बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश मेरा देवर था, जो शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। उसने मेरी सास से कहा था, जब आपको मेरा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी भाभी आ गई है। मैं खुश थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला था, क्योंकि इस घर के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार कर बात कर रहे थे। शादी के पहले दिन ही सब लोग मुझसे मिलने वाली मोहब्बत पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मगर जैसे ही मैं अपने कमरे में गई और मेरा पति मेरे पास आकर बैठा तो उसने एक अजीब सी बात कही थी, जिसे सुनकर मेरा दिल डर गया था। मेरा पति पहले तो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी मम्मी के पसंद पर गर्व महसूस हो रहा है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। मगर एक बात तो ध्यान रखना, खूबसूरत लड़कियां हमेशा अपने कैरेक्टर में कमज़ोर होती है। अपने पति की इस बात पर मैं चौंकते हुए उन्हें देख रही थी। जब उन्होंने मुझसे कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। शायद वह समझ गए थे कि मैं उनकी इस बात को सुनकर शॉक्ड में हुई हूँ। तो तभी उन्होंने बात पर पलटनी शुरू कर दी और कहने लगे, दरअसल मुझे लड़कियाँ की ज़्यादा दूसरों के साथ दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है मुझसे पूछ कर ही करना। घर से अगर बाहर निकलना चाहो तो मेरी मर्जी के बिना घर से बाहर मत निकलना, या फिर हर बात मुझे साथ लेकर ही चलना, और बेवजह ज़्यादा किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़्यादा घर में तैयार होने की ज़रूरत है। जब भी मैं कहूँ तभी मेकअप करना, जब मैं कहूँ तब अच्छे कपड़े पहनना। मैं अपने
पति की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया था, मगर मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर यह किस तरह की बातें कर रहे हैं। उससे दिन तो जैसे तैसे यह बात खत्म हो गई थी और हम दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी थी। अगले दिन सुबह का टाइम था जब अचानक मेरा देवर हमारे कमरे में आ गया और मेरे करीब बैठकर मुझसे फ्री होने लगा। तो वह कोई वैसी हरकत नहीं कर रहा था जो मेरे देवर का नेचर हंसी मजाक वाला था। वह सच में बहुत हंसी मजाक किया करता था। मुझे उसको नेचर बहुत पसंद आया था। उसने मेरे पति की तारीफ कर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भैया भाभी बहुत सुंदर है, आपको भाभी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ऐसा न हो भाभी आपसे किसी बात पर नाराज हो जाए। और फिर उनकी इस खूबसूरती में उदास रहने की वजह से भी कभी कमी आने लग रहा है, कह कर वह मुस्कुराने लगा। जबकि कमरे में मेरी सास भी आ गई थी और घर में दो मेहमान मौजूद थे, वो भी आ गए थे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। फ्रेश हो जाने के बाद मेरी सास कमरे में ही नाश्ता लेकर आई थी और हम सब लोग मिलकर नाश्ता कर रहे थे। मेरे देवर की हंसी मजाक पर सब लोग हंस रहे थे, जबकि मैंने नोटिस किया था कि मेरा पति अपने भाई की बात को बहुत सीरियस में ले रहा था। इसी तरह सब कुछ बातों में मेरी सास ने देवर से कहा, बस तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए भी लड़कियां तलाश करना शुरू करूं और तुम्हारी भाभी किसी अच्छी लड़की से शादी कर दूं। बस तुम्हारे भैया की तारीफ से तो मैं बेफिक्र हो गई हूं। अब तुम दोनों भाई बहन की शादी करनी रह गई है। मेरा देवर झट से कहने लगा, मम्मी मैं शादी एक शर्त पर करूंगा, आपको भाभी भी की तरह ही लड़की मेरे लिए तलाश करनी होगी। मैं भाभी के जैसा ही लड़की से शादी करना चाहता हूँ। आखिर भाभी तो आप इतनी सुंदर ढूंढ लाई हो जिन पर मैं नज़र से ही नज़र हट न रही है। मेरा देवर मेरी सास से कहने लगा, अगर आप भाभी का फोटो मुझे दिखाती तो मैं आपसे साफ मना कर देता भैया इनसे उनकी शादी करवाने के लिए, बल्कि मैं कहता कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा, जबकि मेरी सास कहने लगी, हाँ हाँ भाई तुम्हारे लिए भी तुम्हारी भाभी जैसी ही सुंदर लड़की लेकर आऊंगी। इस बात पर सब लोग हंस रहे थे, जबकि मेरे पति को अचानक गुस्सा आ गया था और उन्होंने अपने भाई को डांट दिया। वह कहने लगे, तुम यह किस तरह की हंसी मजाक कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस हंसी मजाक को से हटकर और तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तो किसी काबिल बन जाओ। अचानक मेरे पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर वह बिना नाश्ता किए ही मेरे कमरे से बाहर चले गए। उनका यह बिहेवियर हम सब लोग देख रहे थे। मेरी सास ने देवर को डांट दिया था और कहा था कि तुमसे 10 बार कहा है, सोच समझ कर बोला करो और अपने भाई को सामने तो हंसी मजाक को कम ही किया करो। मेरा देवर अपनी माँ से कहने लगा, मम्मी आपको क्या हो गया है? भैया तो आज इस तरह का रिएक्ट पहली बार कर रहे हैं। आज से पहले तो वह मेरे साथ मिलकर हंसी मजाक किया करते थे। मेरी सास ने देवर से रिश्ते से कहा, अच्छा अब यहाँ निकलो और बहू को आराम करने दो। मेरा देवर, सास और बाकी सारे लोग कमरे से बाहर निकल गए थे। मैं कमरे में अंदर अकेली रह गई थी और मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैं बिस्तर पर लेट गई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे पति कमरे के अंदर आ गए और गुस्सा से कहते हुए कहने लगे, मेरे भाई से दूर रहना, उसके साथ ज़्यादा हंसी मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि उसका नेचर बहुत हंसी मजाक वाला है। उसको तो आज मैंने डांट दिया है, मगर तुम्हें भी मैं उसके साथ ज़्यादा देर हंसी मजाक करते हुए ना देखूँ। आई समझ में। मैंने अपने पति के बात पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। शादी के 2-3 दिन बाद के मैंने घर के बाहर सारे काम काज करना शुरू कर दिया। अब मेरी सास की भी कहना था कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए सारी जिम्मेदारी तुम पर ही डाल रही हूँ कि मैं क्या करती। मैंने सुना था कि घर की बड़ी बहू बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, इसलिए खामोशी से उनको निभाने में लग गई। अब मेरी सास पूरी तरह से आराम करने लगी थी। पहले जो मैं घर के सारे काम करती थी, मेरे आ जाने के बाद मेरी सास सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने के बाद उन्होंने तो घर की एक चीज़ भी इधर उधर उठाना बंद कर दी थी। जबकि मेरी ननद मेरे साथ काम में थोड़ा बहुत हाथ बटा लिया करती थी। सबको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना भी मैं खुद अपने हाथों से दिया करती थी। मेरे देवर की आदत थी वह देर से न करता था, जबकि मेरा पति बहुत ही नाश्ता करने के बाद नौकरी पर चला जाता था। ससुर ज़्यादातर बीमार रहते थे, इसलिए सास उनकी सेवा में लगी रहती थी। आज सरे था और मेरे पति छुट्टी में, तो मेरे सुबह मेरे ही उस घर से आने काम में लग जाती थी। उस दिन मेरे पति छुट्टी होती ही देर से उठते हैं, इसलिए वह बाद में नाश्ता करने थे के 9 बज गए थे और मेरे देवर ने मुझे आवाज़ लगाई थी, भाभी मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आना। अपने देवर के लिए नाश्ता ट्रे पर बाद में उसके कमरे में मुझे देने
कमरे में आता हुआ देखा, वह मुझे भी वह वीडियो दिखाने लगा, जिसको देखकर मैं भी हंसने लगी। हम दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। आखिर वह कॉमेडी वीडियो थी। तभी अचानक मेरा पति मुझे ढूंढता हुआ और मेरी हंसी की आवाज़ सुनता हुआ मेरे देवर के कमरे में आया। मैंने देखा कि मेरे पति का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने जल्दी ही से मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए मुझे कमरे में लेकर आ गया। कहने लगा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे भाई से दूर रहना, और उसके साथ हंस हंस के तुम क्या बातें कर रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि बस वह मुझे हंसी के वीडियो ही दिखा रहा था। उसको देखकर हम दोनों हंस रहे थे। मेरा पति कहने लगा, मैं सब जानता हूँ, वीडियो पर नहीं हंस रही थी, बल्कि तुम उसके साथ हंसी मजाक की बातें कर रही थी। मैंने तुमसे मना किया था कि मेरे भाई के करीब जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें उसके कमरे में किसने भेजा था? क्यों गई थी तुम वहाँ? मैंने कहा, मैं उसको नाश्ता देने के लिए गई थी। मेरे पति ने कहा कि उसको नाश्ता मम्मी का या शीतल भी दे सकती थी। तुम्हें तो उसके कमरे के जाने का बहाना चाहिए। अगर से मैं तुमसे उसके कमरे में ना देखूं। मैं अपने पति की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उसको नाश्ता ही देने के लिए गई थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद उससे पूछ लेना। और मैं उससे कोई बात नहीं कर रही थी। उसने तो मुझे मोबाइल में वीडियो दिखाई थी, जिसे वो देखकर वह खुद भी हंस रहा था, और फिर मुझे भी हंसी आ गई। मेरे पति कहने लगा, अच्छा आप खामोश रहो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने पति की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, मगर मेरे पति की बातें ने मुझे उदास कर दिया था। थोड़ी देर बाद मैं काम में से फ्री होकर गई और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं नहाने के लिए चली गई। जब नहाकर मैं बाहर आई तो मेरा पति मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मैं उस बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहले तो वह मुझे देखकर मुस्कुराया, और फिर न जाने उसके दिमाग में क्या आया कि वह मुझे गुस्से की नज़र देखने लगा। पता नहीं मेरा पति मेरी तरफ से क्यों परेशान रहता था। शादी के कई दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरा पति अपने ही भाई से खुश रहता था, और तब तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता था जब वह मेरे कमरे में आया तो फिर मुझे कोई बातचीत करता था। आखिरकार हम लोग एक ही घर में रहते थे। उसको से आखिर कब तक दूरी बना सकती थी? मेरे पति ने तो मुझे पूरी तरह से एक साथ उसकी दूरी बनाने के लिए कहा था। एक दिन सब लोग आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। टॉपिक यहाँ तक कि मेरा देवर दूसरे शहर में नौकरी करने की जिद कर रहा था, जिस पर मेरे सास और ससुर ने उसे साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अपने शहर में कहीं पर नौकरी तलाश कर लो। मगर मेरा देवर कह रहा था कि यहाँ पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। फिर मैंने ससुर कहने लगे कि हम नितिन से तुम्हारी नौकरी की बात करते हैं। नितिन मेरे पति का नाम था। उन्होंने कहा कि दोनों भाई एक ही ऑफिस में नौकरी कर लिया करो। इन्हीं दिनों मेरी ननद के लिए भी एक रिश्ता आया था जो बहुत ही अच्छा था और मेरी सास की पसंद था, इसलिए मेरी ननद का रिश्ता झटपट तय हो गया था। लेकिन अभी उसकी शादी साल भर का समय लगना था। जब रात को मेरे पति घर आए और उनको यह बात पता चला कि मेरा देवर दूसरे शहर में नौकरी करना चाहता है, जबकि मेरे ससुर की मर्जी यह है कि वह अपने छोटे भाई को अपने साथ ही ऑफिस में जॉब दिलवा दे। अपने पिता की यह बात सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने मेरे ससुर से कहा था कि आखिर मेरे ऑफिस में जॉब करने की क्या ज़रूरत है? अगर वह दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए कह रहा है तो आप लोग उसे जाने क्यों नहीं देते? मेरे सास ससुर को यह बात सुनकर गुस्सा आया था कि उन्होंने कहा था कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है? अपने छोटे भाई पर इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। इस बात पर मेरे पति ने अपने माता पिता को कोई जवाब नहीं दिया। यह बात तो मैंने नोटिस की थी कि मेरे पति का बिहेवियर बहुत गुस्से भरा था। उन्होंने मेरे देवर से कहा था कि तुम अगर कहीं दूसरे शहर में नौकरी करना चाहते हो तो अच्छी और क्या बात हो सकती। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे देवर को दूसरे शहर में जॉब लगवा दिया, जिसकी वजह से मेरे देवर ने ही वहीं पर रहना शुरू कर दिया और वह हमारे घर से दूर हो चुका था। ये बात मेरे सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उन्होंने मेरे पति के से ज़्यादा उम्मीद थी कि वो अपने छोटे भाई को अपनी ही कंपनी में नौकरी दिलवा देगा। वो लोग मेरे पति के बिहेवियर से बहुत परेशान थे। फिर जब मेरा देवर हमारे घर में चला गया तब भी मेरे पति के बिहेवियर में बदलाव नहीं आया था, क्योंकि मैं जब अपने पति के लिए तैयार होती थी तो कहना कि मुझे औरतों का ज़्यादा तैयार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं अगर अपने पति से अपने मायके जाने की बात करती तो वह मुझे मना कर दिया करता था। कहता था कि उसे घर में बहुत भाई भी मौजूद है और तुम्हारा जाना है और तो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलना, क्या पता तुम कहाँ जाने किस से मिलो। अपने पति के इस बात पर मैं बहुत हैरान हुई थी और मैंने कहा था कि आप क्या मुझ पर शक कर रहे हैं? तो वह कहने लगे क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो
और तुम्हें देखकर कोई भी अपना दिल आसानी से हार सकता है। अब मैं समझ गई थी कि मेरे पति का अपने छोटे भाई के साथ बिहेवियर भी ऐसा क्योंकि वह उस समय पर शक किया करते थे और समझते थे कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मुझे अपने पति की इस सोच पर घिन बहुत महसूस होने लगी थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि जितना पढ़ा लिखा मेरा पति है उतनी ही उसकी सोच घटिया है। क्या पढ़े लिखे लोग ऐसे भी होते हैं? मेरा देवर हमारे घर से चला गया था तो मुझे सुकून मिल गया था, क्योंकि मेरे पति ने अब मुझ पर शक करना बंद कर दिया था और मैं अपने पति की इजाज़त के बिना कहीं जाती भी नहीं थी। इस दौरान मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी और फिर ससुराल में यह फैसला हुआ था कि जल्द से जल्द नंद की शादी कर दी जाए। आखिर वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, इसलिए उनके सामने ही उसकी शादी कर दी जाए तो बेहतर रहेगा। मैं अपनी ननद की शादी से जितनी खुश थी इतनी ही खुशी मैं अपने ससुर की तबीयत खराब होने पर थी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। लेकिन इस दौरान मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। एक दिन मैं सफाई करते करते बेहोश हो गई थी। मेरी सास नाम मौके पर ही डॉक्टर को बुला लिया था। अब तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खुशी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी थी। घर के सब लोग बहुत खुश थे। इस समय खुशी के से मेरा पति भी बहुत खुश हुआ करता था। घर में एक अजीब सा खुशी का माहौल छा गया। मेरे देवर को भी जब पता चला कि उसकी बहन की शादी डेट की फिक्स हो कर दी गई है तो वह एक हफ्ते पहले हमारे घर आ गया। मगर पहले जो मेरी माँ बनने की कोशिश सुनकर मेरा पति खुश था, अब वह अपने भाई के आ जाने से बहुत उदास और चिड़चिड़ा सा हो गया। न जाने मेरे पति को अपने छोटे भाई से ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। मेरी ननद की शादी में सब लोग बिजी रहते थे। मैं पति मेरी ननद को बाजार ले गया हुआ था, जबकि देवर हमारे कमरे में इधर उधर घूम रहा था। शायद उसे कोई सामान चाहिए था, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद अपने घर आया था, इसलिए उसको किसी भी कहीं नहीं मौजूद मिल रही थी। वह अपनी एक टाई के बारे में पूछने के लिए मुझसे मेरे कमरे में आया। उस समय मैं अपने बाल बांध रही थी। जब मेरा कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि भाभी मेरी ब्लैक कलर वाली टाई नहीं मिल रही है। मैंने उससे कहा तुम्हारी टाई कहाँ चली गई है? तो मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारे भैया के पास भी एक ब्लैक कलर की टाई तुम कहो तो मैं दे देती हूँ। तो मेरा देवर कहने लगा हाँ भाभी मुझे तो भैया की ही टाई दे दो, क्योंकि मुझे अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है। मेरा पति घर में नहीं था, इसलिए मैं अपने देवर को बेफिक्र होकर अलमारी से उनकी टाई निकाल कर दे रही थी। मेरा देवर टाई लेने के बाद अब कमरे में से चला गया था और मैं अपने बाल बांधने बिजी हो गई थी। जब थोड़ी देर के बाद फिर से मेरा देवर कमरे में आ गया और कहने लगा भाभी घर में कोई भी मौजूद नहीं है जिससे मैं अपनी टाई बंधवा सकूं। मुझे टाई बांधने में दिक्कत हो रही है, क्या आप मेरी टाई बांधने में हेल्प कर सकती है? मैंने हिचकिचाते हुए अपने देवर से कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। मुझे डर था कि कहीं मेरा पति घर में ना आ जाए। मैं अपने देवर के गले में उसकी टाई बांधने लगी। जब थोड़ी ही देर बाद मेरा पति घर के अंदर आ गया और मुझे से कहने लगा मेरे देवर को एक साथ कमरे में देख लिया और मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। मेरा पति गया तो मेरी ननद को बाजार लेकर था, मगर मेरी ननद उसके साथ नहीं आई थी। हम तीनों लोग घर में बिल्कुल अकेले थे। मेरा पति गुस्से से चलता हुआ कमरा के अंदर आया और तो मैं पति को देखकर घबरा गई थी। उसके झटके से मेरे देवर को धक्का दिया और उसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा देवर कहने लगा भैया आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अभी मेरा पति मेरे देवर से कुछ कहने वाला ही था कि अचानक मेरी सास ससुर जी को लेकर घर में आ गई और उन्होंने दरवाजे से ही मेरे पति और देवर का आवाज़ लगाई। कहने लगी तो तुम दोनों भाई कहाँ हो? अपने पिताजी को सहारा दे दो। इस तरह जैसे तैसे यह बात तो दब गई। मेरा देवर भी इस बात को इग्नोर करते हुए अपने दोस्तों के यहाँ चला गया था, मगर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं जानती थी कि रात को मेरे पति मेरा क्लास जरूर लगाएंगे और ऐसा ही हुआ था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि आखिर तुम मेरे भाई के साथ क्या करना चाहती हो? मैंने कहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहती। वो तो कहने लगे मैं जानती हूँ उसके साथ तुम रिश्ता कायम कर रही हो। आज घर के मौका देकर उसकी बाहों में बाहें डालकर खड़ी हुई थी। अपने पति की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा आप मुझ पर शक कर रहे हैं और आप अपने भाई का पर शक भी कर रहे हैं। मैं आपके भाई का अपना छोटा भाई मानती हूँ। मेरा पति कहने लगा मेरे भाई को तुम्हें अपना भाई मानने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है कि तुम उससे दूर रहा करो। मैंने तुम्हें कई बार मना किया है। उस दिन मैं अपनी
किस्मत पर फूट फूट कर रोई थी। मेरा पति मुझ पर इतना शक कर रहा था कि मुझे मेरे मायके भी जाने नहीं देता था कि कहीं मैं अपने भाई से कोई बात ना कर लूं। भला कोई अगर अपनी बहन से बात कर ले तो इसमें क्या शक वाली बात होती है। मुझे तो अपने पति की नीयत पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। और फिर मेरी ननद की शादी का समय भी आ गया था। हमारे घर पर कुछ मेहमान रुके हुए थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। वह हमारे बच्चे मेरे दुपट्टे से खेल रहे थे। मैंने उनको अपने दुपट्टे से खेलने से मना किया नहीं किया। मैंने उन्हें अपना खराब दुपट्टा खेलने के लिए दे दिया था। मैं नहीं जानती थी कि आज यह दुपट्टे का खेल मेरे लिए इतना बड़ी मुसीबत निशानी बन सकता है, क्योंकि वह बच्चे दुपट्टे से खेलते खेलते वह दुपट्टे मेरे देवर के कमरे में ले गए थे और उसके बिस्तर पर छोड़ आए थे। रात को मेरा पति घर आया था। शादी की रस्में शुरू हो गई। अचानक मेरे पति को देवर के कमरे में कोई काम याद आ गया। जैसे ही वह मेरे देवर के कमरे में गया तो वह अचानक पहचान गया था कि वह दुपट्टा मेरा है जो मेरे देवर के कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इस बात पर मेरे पति ने इतना हंगामा किया कि जिससे मैं पूरी तरह से टूट कर गई थी। मेरा पति मुझे अकेला हुआ आगे सारे मेहमानों के सामने कमरे के अंदर ले गया और मुझे मेरा वही दुपट्टा दिखने लगा। कहने लगा, आखिर तुम मेरे भाई को कमरे में क्या करने गई थी? मैंने तुमसे मना किया था ना कि उसे दूर रहो। मैंने अपने पति से कहा कि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उसके कमरे में नहीं गई, बिल्कुल बच्चे मेरे दुपट्टे खेल रहे थे और उसके कमरे में छोड़ आए। इससे मेरी क्या गलती है? मेरा पति कहने लगा, तुम एक कैरेक्टरलेस और औरत हो। तुम मेरे भाई को अपना प्यार के जाल में फंसा लिया। मैं जानता हूँ कि मजाकिया है, मगर तुम तो एक समझदार औरत हो। मगर मैं भूल गया था कि तुम समझदार होने के साथ साथ खूबसूरत भी हो। खूबसूरत औरतों के पीछे तो हजारों आशिक होते हैं। मुझे तो लगता था कि यह बच्चा भी मेरे भाई का है। अपने पति की बात सुनकर मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया था और मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने कहा था, भगवान के लिए आप ऐसी अपने मुंह से बातें मत निकालो। मेरी ननद की शादी पूरी तरह से मैंने रोते हुए गुजारी थी। मेरे पति ने मुझसे बातचीत करना छोड़ दिया था और इस दौरान मैंने अपने देवर से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। मेरे देवर अगर मेरे पास किसी काम के लिए आया तो मैं उससे दूर दूर रहती थी, उसकी तो हर बात को इग्नोर करती थी। फिलहाल जैसे तैसे मेरी ननद की शादी हो गई थी और वह विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। मेरी ननद की शादी के बाद हमारी जिंदगी रोज के रूटीन पर आ गई थी और मेरा देवर भी अपने सामान पैक करने लगे, दूसरे शहर में नौकरी के लिए चला गया था और मेरे देवर के जाने के बाद मुझे फिर से सुकून मिल गया था। अब मेरा 7वां महीना चल रहा था और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी मैं सारे घर का काम किया करती थी। मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए आते तो मेरी उनसे बात होती थी। वह लोग मेरे पति से बहुत जिद करते थे कि हमारी बेटी को घर भी ले जाया आए करो, मगर मेरा पति फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उनसे दिया करती थी कि मैं ज़रूर इसे लेकर आऊँगा और वह मुझे लेकर कभी भी नहीं जाते थे। तब मेरी शादी हुई थी। इसी घर के दीवार से 4 अंदर में बंद हो गई थी। मेरा पति मुझ पर शक करता था। यह सब मैंने अभी तक सहन अपने सास ससुर को मैं से भी किसी को नहीं बताई थी। अंदर से अंदर ही गम में घुलती जा रही थी। मैंने समझ नहीं आता था कि क्या करूँ। प्रेगनेंसी में दिनों में मैं देवर के साथ मेरे पति का मूड भी मेरी तरफ से कुछ ठीक होता जा रहा था, क्योंकि घर में मेरे पति और मेरे देवर के अलावा और कोई मर्द नहीं था। ससुर जो बीमार रहते थे और अपने कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे। एक मेरी ननद अपने पति के साथ अपनी शादी होने के बाद हमारे घर आई थी। मेरे पति ने नाश्ता तैयार करवाने के बाद मुझे कमरे से बाहर निकलने से सख्त मना कर दिया था। कहा था कि मेरी बहन के पति सामने आने से तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मुझे उस दिन के बहुत रोना आया था कि मेरा पति मुझ पर सच में बहुत शक करता था, क्योंकि सारे औरत और सारे जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, मगर एक ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती जो मुझ पर शक करता था। फिलहाल मैंने बेटी को जन्म दिया था। मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई थी, बहुत खूबसूरत थी। मेरा पति उसे देखकर बहुत खुश था। मेरी सास ने यह खबर खुशी खुशी मेरे ननद को फ़ोन पर बता दी थी, जो हर हंस में मिलने अपने पति के साथ आ गई थी और साथ ही साथ मेरी सास यह खबर मेरे देवर को भी सुना रही थी, जिस पर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा था कि आपको इसे बताने की क्या ज़रूरत है, अब यह फिर इसे घर में आ जाएगा। मेरी सास कहने लगी, तुम्हारी इस बात को क्या मतलब है कि वह घर पर आ जाएगा? आखिर इसका भी तो घर है, वह जब चाहे आ सकता है। मेरा पति कहने लगा, नहीं मम्मी, मेरा कहने का यह मतलब नहीं है। दरअसल अगर वह घर पर बार बार आता रहेगा तो अपनी नौकरी पर ध्यान कब देगा? अभी तो वह बहन
इतने दिन ठहर गया है, इस तरह से उसकी नौकरी पर फर्क पड़ सकता है। मेरे पति ने अपने मम्मी की बदलती हुई नज़रों को थाम लिया, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरे पति के दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल मेरी सास ने मेरे देवर से कोई इस खुशखबरी के बारे में बता दिया कि तुम्हारी भतीजी आई है। मेरा देवर बहुत खुश हुआ था। उसने मेरी सास के कहा था कि आप भाभी को मोबाइल के दे दो, भाभी तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पति मेरी सास के हाथों से मोबाइल छीनकर पर खुद बात करने लगे और मुझे मोबाइल नहीं देनी दिया। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए थे। मेरे देवर के ऑफिस में काम काज ज़्यादा, इसलिए वह घर नहीं आ सकता था। इस बात पर मेरा पति खुशी हुआ था कि वह घर नहीं आ पाएगा। मेरा पति तो चाहता ही था कि वह ज़्यादातर वहीं पर रहने, अपने घर आना ही नहीं। जाने मेरे पति में इतनी रखवाली क्यों करता था। दिन इसी तरह गुजरते हुए देखते ही देखते मेरी बेटी 1 साल की हो गई थी। 1 साल में मेरा देवर सिर्फ 1 दिन के लिए ही घर आया था, लेकिन उस समय मैं अपने मायके गई हुई थी। जब मेरी मम्मी मुझे 2 दिन के लिए जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे, जिस पर मेरा पति मुझे रोक नहीं सकता था। इस दौरान मेरे पीछे मेरा देवर यहाँ से 1 दिन होकर चला गया था और फिर काफ़ी समय इसी तरह से गुजरता गया था। जब एक दिन ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, सब लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए थे, तो डॉक्टर ने बताया कि वह इस दुनिया से जा चुके। यह खबर सुन हमारे लिए एक दिन दुखाने वाली खबर साबित हुई थी। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। अपने पिता की मौत पर मेरा देवर भी आ गया था। इस दौरान मेरे देवर ने मेरी बेटी को देखा था और वह बहुत उस प्यार कर रहा था। अब की बार आने पर मेरे देवर ने हमें एक नई खबर सुनाई थी कि उसने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा, क्योंकि अब मेरे एक दोस्त ने मुझे यहीं पर नौकरी के बारे में बताया। मैं वहाँ अप्लाई करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। इस बात से मेरी सास बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वह अकेली रह गई थी और मेरे पति ज़्यादातर काम पर बहुत होता था। मेरे पति का बिहेवियर भी ऐसा था कि वह अपनी मम्मी के पास ज़्यादा देर बैठते नहीं थे, जबकि ननद भी घर से जा चुकी थी और ज़्यादा देर काम में लग रही थी। देवर कहा था कि वह अपनी मम्मी के साथ उनके कमरे में शिफ्ट हो रहा है। मेरे पति को देवर के काफ़ी भीड़ से आ जाना पसंद नहीं था। मेरा देवर अब मेरी बेटी से बहुत प्यार करता था, बार बार उसे अपनी गोद में ले रहा था। न जाने क्यों मेरे पति को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था और बार बार मुझे कह रहा था कि अपनी बेटी को गोद में लेकर कमरे में जाओ और जब तक यहाँ है तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश की थी कि आखिर वो उसका चाचा है और चाचा भतीजी में आपस में इतनी मोहब्बत तो होती ही है। मेरा पति मुझसे कहने लगा कि तुम्हें ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई जब तक घर में रहा करे तुम अपने कमरे में रहा करो। मेरे पति ने अपने आगे मेरी कोई बात नहीं चलने दी और फिर मैं बेटी को ले जाकर खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। मेरा देवर मेरी बेटी को प्यार से देखता हुआ उसे अपनी गोद में लेने की कोशिश करता था, मगर मेरा पति मुझे इशारा कर देता था कि अपनी बेटी को अपने देवर के हवाले ना करो। मगर उसके चाचा के प्रति इतना प्रेम देकर मेरी बेटी भी उसकी दीवानी होती जा रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि जिसने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। दरअसल मेरा देवर यह बात नहीं जानता था कि उसका भाई हम दोनों पर शक करता है। एक रात मैं बहुत गहरी नींद में सोती हुई जब भी अचानक मेरे पति ने घर में शोर डालना शुरू कर दिया कि मेरा पति कहने लगा कि हमारी बेटी कहाँ है। मैंने बिस्तर पर देखा तो मेरी बेटी मौजूद नहीं थी, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने उसे बराबर मैं ही सुलाया करती थी। मेरी बेटी ना जाने कहाँ चली गई थी। मेरी पति बार बार शोर डाल रहा था कि बेटी कहाँ है, मुझे अपनी ही बेटी चाहिए। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आ गई और अपनी बेटी को आवाज़ देने लगी। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी सास भी कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मेरा पति फौरन ही मेरे देवर के कमरे में गया और वहां से मेरी बेटी को उठा कर लाया। मेरा पति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मेरी बेटी मेरे छोटे भाई के कमरे में क्या कर रही है। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे क्या पता कि वहां कैसे चली गई, जबकि मेरा देवर भी हैरान था कि मेरे पति ने मेरे देवर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। घर में एक अजीब सा शोर मच गया था। मेरी सास भी घबरा गई थी कि उन्होंने जब देखा कि दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है तो वह भी बुरी तरह से हैरान हो गई थी कि मेरा पति बार बार मेरे देवर के मुंह पर थप्पड़ जोर से मारे जा रहा था और कह रहा था कि आखिर मेरी बेटी तुम्हारे कमरे में कैसे गई। मेरे देवर ने अपने बड़े भाई के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी थी कि वो बार बार यही कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता वह मेरे कमरे में कैसे चली गई, जबकि मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर
आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास चलते हुए कहने लगी, आखिर तुम बताओगे कि क्या हुआ। मेरा पति कहने लगा, मम्मी मैं आपसे पहले ही कहा था कि इसे घर मत बुलाओ। आपको नहीं पता कि यह मेरी पत्नी पर गंदी नज़र डालते हुए हैं। अपने पति की बातें सुनकर मैं और मेरा देवर दोनों ही बड़े हैरानी से उसे देख रहे थे। मेरा पति कहने लगा कि देख रहा हूँ कि यह दोनों आपस में एक दूसरे से साथ बहुत अटैच होते हैं, और यही बच्ची भी मेरी नहीं बल्कि आपके छोटे बेटे की है, क्योंकि मैं इनके दोनों को कई बार एक दूसरे के साथ देखा है। मैं कई दिनों से यह बात बर्दाश्त कर रहा हूँ। आपने अब नहीं देखा है कि जब से यहाँ आया है मेरी बेटी को कितना प्यार कर रहा है। यह मुझे बेवकूफ़ समझता है, जैसे मैं जानता ही नहीं यह बच्ची मेरी नहीं बल्कि इसकी है। आज मेरी बेटी को अपने कमरे में ले आया है, और क्योंकि मैं इसे काफ़ी समय से अपनी बेटी के पास नहीं जाने दे रहा था। यह इस बच्ची का तो पिता है, लेकिन इसलिए खामोशी से इसने मिलने के लिए इस अंधेरे में अपने कमरे में ले आया। और मेरा देवर हैरान होते हुए कहने लगा, भाई आप यह क्या सब कह रहे हो। आपको तो भगवान से डरना चाहिए। भाभी मेरी माँ समान है, आखिर मैं उनके साथ कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ। और रही बच्ची की बात, तो वह मेरी भतीजी है, छोटी मासूम बच्ची है। बच्चों पर तो प्यार का आ ही जाता है। आप इस बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि बच्ची मेरे कमरे में कैसे आई। फिर मेरा पति की मेरी तरफ सवाल करती हुई नज़रों से देखने लगा, तो मैं अपने पति से चिल्ला चिल्ला कर रही थी कि आप हमें गलत समझ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। आप आखिर कब तक मुझ पर और अपने भाई पर शक करते रहोगे। मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ कि आप हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। आप जरूर शक की बुनियाद पर एक दिन शुरू अपना घर खराब कर लोगे। मेरे पति को मेरी बात से गुस्सा आ गया और वह मुझ पर हाथ उठाने लगा। उसने कहा कि मैं तुम दोनों को क्या चूल्हा बिल्ली का खेल न जाने कब तक से देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी पीठ पीछे तुम दोनों का क्या चक्कर चला है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस खेल को ख़त्म कर दो। मेरे पति ने मुझे हाईवेयर देने के लिए कहा था कि जबकि मेरी सास कहे जा रही थी कि क्या कर रहे हो तुम, खामोश हो जाओ, यह तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। मेरे पति ने किसी की नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और मेरा घर वीरान हो गया था। मेरी बच्ची भी इन लोगों के पास ही रह गई थी। मैं रात को रोते हुई अपने घर को आई गई थी। सारी रात रोई थी और अपने घर वालों को मैंने सब कुछ बता दिया था। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं आपस पलट कर घर से कभी नहीं जाऊंगी जहां मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं वहां जानती थी कि मेरा पति मुझ पर इतना शक करेगा कि उसे देवर भाभी के रिश्ते पर भी समझ नहीं आ जाएगी। यहाँ तक कि उसने मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाया है। वह ये समझता है कि यह बच्ची उसकी नहीं बल्कि उसके भाई का है। रोते रोते मेरा बुरा हाल हो गया था। सुबह के समय मेरी सास और मेरा देवर हमारे घर आई। मेरी सास हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वह मुझसे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी। कहने लगी, तुम्हारी बच्ची माँ तुम्हारे बिना रो रही है। मैंने कहा मुझे उस घर में नहीं जाना है। ऊपर मेरा पति इतना शक करता है कि एक गरीब इंसान के साथ जिंदगी गुजार जा सकती है, मगर इस लकी इंसान के साथ कभी भी नहीं गुजारी जा सकती। मेरा देवर कहने लगा, भाभी मैंने एक फैसला लिया है कि अगर भैया को ऐसा ही लगता है हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो फिर आपको और अपनी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अपने देवर की बात सुनकर मैंने उसे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम क्या अपने भैया का शक सही साबित करना चाहते हो। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा पति अपने दिमाग से बेकार हो गया है। न जाने किस तरह से की बातें कर रहा है। वो अपना दिमाग संतुलन खो बैठा है। मैंने कहा कि लेकिन वो मुझे छोड़ चुका है। मेरी सास कहने लगी, हाँ बेटा छोड़ चुका है तो क्या हुआ, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम छोटे बेटे के साथ शादी कर लो। सिर्फ अपनी मासूमी बच्ची के खातिर उसके पिता का साया मिल जाएगा। हम लोगों ने बहुत सोच विचार किया और तुम्हारी बेटी की शक्ल देखकर यही सोचा है कि तुम दोनों शादी हो जानी चाहिए। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे मम्मी पापा को भी इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कई दिन इसी तरह से गुजरते हुए मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। मैं जानती थी कि उसका ख्याल रखने के लिए मेरी सास भी, मगर फिर भी मुझे अपनी बेटी की फिक्र सता रही थी। न जाने मेरा दरिंदा पति अपनी बेटी के साथ क्या क्या कर रहा होगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि जब मेरा पति मुझे छोड़ ही चुका है तो मैं क्यों न उस पर शक को सहारवित कर लूँ। मेरे घर वाले भी मुझे नितिन के सबके सिखाने के लिए देवर से शादी करने के लिए कह रहे थे, इसलिए मैंने अपने देवर के साथ
शादी कर ली और मेरा पति सब कुछ खामोशी से देखता रहा। मैंने अपने पति की आंखों के सामने उसका घर में अभी उसी के भाई के साथ रही। मेरे देवर ने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करके साथ साथ मेरी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। मगर मेरा पति, जिसके दिल में अपनी बेटी के लिए भी कोई तरस नहीं था, हालांकि मैं खूबसूरत थी, उसी की उम्र की थी, इसलिए हम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही थी। नितिन जब दोनों पति पत्नी को एक साथ एक ही घर में खुशहाल देखता था तो हम दोनों को देख देख कर जलता रहता था। मैं चाह कर भी नितिन को माफ़ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसको जलाने के लिए उसकी आंखों में के सामने उसी के भाई के साथ उसके घर में रहती थी। मेरी सास ने तो एक दिन की बात है, नितिन से कोई बातचीत नहीं करना बंद कर दी थी और मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी। मगर कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ होती है, मगर जब उठती है तो आवाज़ नहीं करती, सिर्फ सामने वालों को तकलीफ एहसास दिलाती है। नितिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मेरे और मेरी बेटी पर गलत इल्जाम लगाने के बाद वह खुद बीमार हो गया था। वह इतना बीमार हो चुका था कि घर में उसके कोई बातचीत नहीं करता था। मेरा तो उसके साथ रिश्ता ही ख़त्म हो गया था, जबकि मेरी बेटी भी उसके पास नहीं जाता था। मेरा देवर भी उसके कोई बात नहीं करता था और मेरी सास भी अपने बेटे को बहुत नाराज़ थी। मेरा पति पूरी तरह से अकेला रह गया था। उसके टीबी की बीमारी हो गई थी, बस एक तरफ तो पड़ा रहता था। उसे एहसास हुआ था कि वह बीमारी के साथ और उसके साथ कोई नहीं है। घर में इतने लोगों के होते हुए भी अकेला रह गया था, क्योंकि वो शकीत होने के साथ साथ एक घमंडी और दिमाग से पैदा इंसान भी था। कुछ समय गुजरने के बाद जो अकेलापन से तंग आ गया था, उसके एहसास हुआ कि वो अपने घमंड और शक के आकर अपना घर तबाह कर चुका है। तब उसने अपने सारे परिवार वालों को यह सब बात माफ़ी मांगी थी कि उसके न जो कुछ हुआ था, उसका किया था, वो बहुत गलत किया था। भगवान ने सजा दे दी है, भले ही बीमारी के रूप में ही, मगर अपनी पत्नी पर शक करके उसके साथ बहुत गलत कर चुका था। उसने उसे माफ़ी मांगी थी। उसने कहा था कि रात मैंने खुद भी अपनी बेटी को अपने छोटे भाई के कमरे में जाकर लेटा दिया था और घर में शोर मचा दिया था कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, ताकि ऐसा करने से यह बात क्लियर हो जाए कि बची उसकी नहीं बल्कि उसके छोटे भाई का। दरअसल उसके दिल में यह शक था कि मेरे देवर को और मेरे बीच कुछ चल रहा है। उसने जानबूझकर अपनी बेटी को उसके देवर के कमरे में लेटा दिया था ताकि वो इस बात को यकीन से मेरे सास को दिला सके और हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो मेरी बेटी को अपनी बेटी मानकर कमरे में ले गया, मगर कैसे मुमकिन हो सकता था कि मैंने अपने पति के रिश्ते से बंधी हुई थी, इसलिए मेरी सास को भी मेरा चरित्र अच्छी से दिखाई देता था। भला वह अपनी पवित्र बहू आरोप लगाता हुआ कैसे देख सकती थी। उन्होंने मेरे पति की किसी बात पर यकीन नहीं किया था। गुस्से से मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स दे दी थी और फिर वे देवर मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। मेरा देवर जो मुझे पर बिल्कुल ही शक नहीं किया करता था, उसने मुझे अपने ही घर में जगह दे दी और फिर भी मैं उसके साथ रहने लगी। ये शक के झोंके ने मेरे पति को घर बर्बाद कर दिया। उसकी पत्नी, अपनी माँ और भाई, यहाँ तक कि उसकी अपनी औलाद भी उससे दूर हो गई। अब मेरा पति अपने गुनाहों की माफ़ी मुझसे मांगता है, मगर मैंने उसे माफ़ किया है। मैं चाहती हूँ कि वह इसी तरह से दफ्तर रहे, और क्योंकि शक करने वाले लोगों को अंजाम यही होना चाहिए। भले ही मैं खूबसूरत थी, लेकिन मैं कैरेक्टरलेस नहीं थी। मेरे पति के दिमाग में यही रहता था कि खूबसूरत औरत कैरेक्टरहीन होती है, जो औरतों खूबसूरती होती है शायद वह कैरेक्टरलेस होगी। लेकिन मैं इतनी चेहरे से खूबसूरत थी कि इतनी ही मन में खूबसूरती थी कि मैं नितिन के साथ जितने सीरियस होकर रिश्ता निभा रही थी, उसको जगह कोई और होता तो शायद मेरी शराफत मिसाल देता। मैंने अपने पति के साथ कभी भी बेवफाई करने की कोशिश नहीं की थी। यह बात तो मेरा पति भी अच्छा तरह से जानता था कि मैंने उसकी मर्जी के बिना घर से बाहर कदम नहीं निकाली थी। शक के झोंके ने नितिन का घर बर्बाद कर दिया था और जब मैं अपने देवर के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, नितिन बुरी तरह से बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। लेकिन माँ तो माँ होती है ना। मेरा अब नितिन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं उसके करीब नहीं जाती थी, जबकि मेरी सास ने अपने बेटे की सारी नाराज़गी दूर कर दी है सिर्फ उसकी माँ बीमारी की वजह से, और उसके सारे काम काज करती हूँ। अपने पति और बेटी के साथ खुश हूँ, जबकि नितिन मुझे से देखकर अफसोस करता रहता था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आप अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिले।